तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। साल 2022 का पहला वीक मंडे, आज से नए एक हफ्ते की शुरुआत, नए साल की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। तो इसी दुआओं के साथ कि ये पूरा साल आपके लिए खुशियाँ लाए, आप तमाम लोग अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ हों, कोई तकलीफ़ कोई गम आपके आसपास भी न फटके। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज की कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। एनकाउंटर की बहुत सारी कहानियां आपको मैंने सुनाई। आज जो एनकाउंटर की कहानी अपने आप में बेहद अलग भी है और बेहद अजीब भी है। आमतौर पर जब एनकाउंटर होता है तो आदमी ज़ख्मी होता है या मारा जाता है। पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसको एक तरह से हम लोग सरकारी किलिंग भी कहते हैं। हालांकि हर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते हैं और जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इनकाउंटर होता ही सवालों के घेरे में है। कायदे से इनकाउंटर के लिए जो कानून है वो ये है कि कोई क्रिमिनल, कोई गैंगस्टर, कोई मुजरिम जो पुलिस के साथ हो, भाग रहा हो पुलिस की कस्टडी से, या फिर पुलिस को देखते ही कुछ ऐसे बदमाश जो क्राइम कर रहे हों और वो भागने लगें या पुलिस पे गोली चलाएं, तो अगर पुलिस पे गोली चलाते हैं और पुलिस की जान खतरे में है तो पुलिस को ये हक है, ये फ़र्ज़ है उनके पास कि वो अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग करें और गोली चलाएं। अब इसमें जान जाए या ना जाए, हालांकि उसमें यह भी है कि अगर आप मौका देखते हैं और आपको लगता है कि कूल है तो आप कमर के नीचे गोली मारें ताकि उसकी जान बच जाए। ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स लिखी हुई हैं, लेकिन अमूमन एनकाउंटर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से 99 एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते हैं या फेक हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा। इस देश में आज भी दर्जनों पुलिस वाले जेल के अंदर हैं फेक एनकाउंटर के मामले में। आज की भी जो कहानी है, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के एक एनकाउंटर की कहानी है, जिसमें दिल्ली के 10 पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस के, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा हुई, जिनमें एक एसीपी थे जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, सतबीर सिंह राठी। दिल्ली पुलिस में एक डिपार्टमेंट है स्पेशल सेल, जो टेररिस्ट और इस तरह के गैंगस्टर को हैंडल करती है, और उसी स्पेशल सेल से जुड़ी हुई ये कहानी है। लेकिन कहानी इसलिए भी अजीब है कि ये वो एनकाउंटर है जिसमें एक शख्स 2 बार पुलिस मारती है, बाकायदा रिकॉर्ड पर। ये नहीं कि सिर्फ मार दिया और नहीं, कागज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया जाता है कि हमने इस ख़तरनाक गैंगस्टर को एक एनकाउंटर में मार गिराया। बाकायदा उसका नाम आता है, अखबार में छपता है, और 7 साल के बाद फिर उसी मुर्दा गैंगस्टर का दोबारा एनकाउंटर होता है और फिर कहा जाता है कि हमने मार गिराया, हालांकि इस बार सचमुच मार गिराया। तो ये वो कहानी है जिसके चक्कर में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ, 10 पुलिस वालों को जेल जाना पड़ा, 10 पुलिस वालों ने उम्र कैद की सज़ा काटी। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके साथ मुरव्वत बरतने या रहम करने से मना कर दिया। कहानी अलीगढ़ के एक गैंगस्टर, एक बदमाश, एक क्रिमिनल मोहम्मद यासीन की है। मोहम्मद यासीन अलीगढ़ का रहने वाला, उसका एक साथी जिसका नाम अदनान, दोनों गलत रास्ते पर चले। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना एक गैंग बनाया और ये गैंग कुछ वक्त के लिए अदनान यासीन के नाम से भी मशहूर हुआ, या कुख्यात हुआ बल्कि कहें, क्योंकि मशहूर शब्द अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। तो इन दोनों ने अपना गैंग बनाया और 90s के आखिर में ये गैंग एक तरह से कई स्टेट की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह इस गैंग ने क्राइम किए। 40 के करीब मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, जितने भी हीनियस क्राइम हैं अदनान यासीन गैंग के नाम पर थे। कई बार ये पकड़े भी गए। यासीन जो है वो 3 बार पुलिस की हिरासत में आया, पकड़ा गया। 2 बार वो कोर्ट से जेल और जेल से कोर्ट जाते हुए भागा। एक बार दिल्ली पुलिस के भी शिकंजे से निकल के भागा। हालांकि एक केस में उसको जयपुर की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी थी, लेकिन फिर भी वो भाग गया। तो दिल्ली में भी उसने कई किडनैपिंग की, कई कत्ल किए। कई स्टेट की पुलिस यासीन को ढूंढ रही थी और इसी दौरान में आता है साल 1995, 1995 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अपने मुखबिर से पता चलता है कि यासीन दिल्ली के ही ईस्ट दिल्ली में यानी कहीं रुका हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था। 29 मार्च 1995 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक और मुखबिर से पता चलता है कि यासीन इस वक्त
फरीदाबाद में, और वो 31 मार्च को दिल्ली आएगा। पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सतबीर सिंह राठी, उनके अंडर में एक टीम बनाई गई। इसके बाद 31 मार्च 1995 की तारीख आती है। सुबह सुबह पुलिस की टीम रेडी रहती है। तब एक दूसरी खबर मिलती है। कहा जाता है कि यासीन आ चुका है दिल्ली में और इस वक्त पटपड़गंज में है, और पटपड़गंज से वो निकलने वाला है। और ख़बर ये भी थी कि वो एक मारुति स्टीम कार में निकलेगा। मुखबिर की खबर पक्का थी। करीब 1:30 बजे दोपहर को पुलिस की टीम पटपड़गंज पहुंची। उसने देखा कि एक मारुति स्टीम कार है। उसने उस कार को फॉलो करना शुरू किया। उस कार के अंदर 3 लोग बैठे थे। पुलिस के मुखबिर और कुछ लोगों ने करीब से भी देखा और शिनाख्त कर दी कि इसके अंदर मोहम्मद यासीन बैठा हुआ है अपने 2 साथियों के साथ। तो मोहम्मद यासीन की कहानी यह है कि वो अगर उसे लगे ज़रा सा भी कि उसके आसपास पुलिस भटक रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो गोली चला देता, डरता नहीं। तो पुलिस को ये भी खतरा था कि पता नहीं कब उसे भनक न लग जाए और वो फायरिंग शुरू कर दे। तो बड़ी एहतियात के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पटपड़गंज से उसका पीछा करना शुरू किया। पटपड़गंज से गाड़ी चली और अब वो नई दिल्ली की तरफ आ रही। पटपड़गंज का पूरा जो इलाका है, और जब आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो बहुत तेज़ आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, सड़कें थोड़ी कम चौड़ी हैं। पटपड़गंज से लेके कनॉट प्लेस तक ये गाड़ी आती है और ये गाड़ी पहुंचती है, करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। 1 घंटे में दर्जनों रेड लाइट बीच में पड़े जहां पे गाड़ियां रुकी, पुलिस की टीम पीछे। लेकिन पुलिस की टीम ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार करीब दोपहर 2:30 बजे ये गाड़ी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के इनर सर्किल के रेड लाइट पे पहुंचती है और बराबर में एक गोपाल दास बिल्डिंग है, बहुत ही मशहूर है वो। वहाँ पे गाड़ी रुकती है, उसमें से एक शख्स उतरता है, गोपाल दास बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। तब भी पुलिस इंतज़ार करती है, गाड़ी साइड में लगी हुई थी। फिर वो शख्स वापस आता है, गाड़ी में बैठता है। जैसे ही बैठता है तब एक पुलिस वाले सतबीर सिंह राठी खुद उतरते हैं, गाड़ी की तरफ करीब से जाते हैं और देखते हैं और कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, यासीन इसमें बैठा हुआ है। इसके बाद वो इशारा करते हैं। जैसे ही इशारा होता है स्पेशल सेल की टीम चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेती है, गोलियां चलाना शुरू कर देती है। दोपहर 2:30 बजे कनॉट प्लेस, लोगों की भीड़, गाड़ियों का जमावड़ा और उन सब के बीच फायरिंग। लोग सन्न रह जाते हैं, लगता पता नहीं क्या है, कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है, क्योंकि स्पेशल सेल की टीम सादी वर्दी में थी। लोग दहशत में, कोई अपनी गाड़ी तेज़ भगा रहा है, कोई दौड़ने लगा। इस दौरान में गोली चलाते हुए पुलिस की टीम बिल्कुल करीब जाती है गाड़ी के, विंडो से गोली मारती है आगे, फिर दूसरे शख्स को मारती है। पीछे एक तीसरा भी शख्स बैठा हुआ था, वो बड़ा गिड़गिड़ाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसकी भी नहीं सुनती और उसे भी गोली मारती है। कायदे से पुलिस को इनमें से किसी को जिंदा पकड़ना ही नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगे चल के आपको पूरी कोर्ट की कार्रवाई भी बताएगी। तो वो चाहते तो आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी जिंदा पकड़ने का सोचा ही नहीं था। इसके बाद थोड़ी देर में गोलीबारी के बाद सन्नाटा हो जाता है। पुलिस की टीम अब उस कार के अंदर से 3 लोगों को उठाती है, तीनों को लेकर सरकारी अस्पताल बराबर में वहाँ पहुँचती है। डॉक्टर वहाँ पे 2 को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरा जो था वो किसी तरह से बच जाता है और उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उसकी जान बच जाती है। ये कहानी ख़त्म होती है 31 मार्च को। अब 1 अप्रैल की तारीख आई। उस दिन कुछ अखबारों में भी ये खबर छपी, एक एनकाउंटर हुआ। 1 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अच्छा, इससे पहले 31 मार्च को जब ये एनकाउंटर हुआ, चूँकि दोपहर 2:30 बजे हुआ, शाम उस दिन के जो अखबार थे दिल्ली के सारे अखबारों में इस एनकाउंटर की खबर आई और तस्वीरें छपी मरने वाले की। अब जब तस्वीरें छपी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली पुलिस ने अगले दिन, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने एक इनामी ड्रेडेड क्रिमिनल यासीन को मुठभेड़ में मार गिराया, उसके साथ उसका एक साथी भी मारा गया और दूसरा एक इंजर्ड है। अब जब फोटो छपी तो फोटो देखते ही एक परिवार भागकर दिल्ली आता है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के दरवाजे पे पहुंचता है, वहाँ पे गिड़गिड़ाता है, बताता है
कि आप जो फ़ोटो छपा है अखबार में वो यासीन नहीं है, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। कोई कहता मेरा पति है, कोई कहता मेरे भाई है। अब जो पहचान करते हैं घर वाले आकर अगले दिन अखबारों में फ़ोटो देखकर, वो कहते हैं कि इनमें से जिसको आपने यासीन समझ के मारा है, असल में इसका नाम जगजीत सिंह है, उम्र 32 साल, हरियाणा का रहने वाला एक बिजनेसमैन है। और इसके साथ जो दूसरे शख्स को आपने गोली मारी और कहा कि यासीन का दोस्त है, वो प्रदीप गोयल है, जिसकी उम्र 32 साल है और वो जगजीत सिंह का बचपन का दोस्त है। और इसके अलावा जो तीसरा शख्स, एक 17 साल का लड़का उस गाड़ी में बैठा हुआ था जिसका नाम था तरुण सिंह, और ये तरुण सिंह जो था ये प्रदीप गोयल के दोस्त का बेटा था। अब ये 3 लोग, 2 जिनमें मौत हो गई, एक जगजीत सिंह निकला और एक निकला प्रदीप गोयल, दोनों 32 साल के, दोनों दोस्त, हरियाणा के कारोबारी बिजनेसमैन, जिनका क्राइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, गाड़ी भी उसी नंबर पर रजिस्टर्ड। और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले दिन कह रही है कि हमने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया जिसका नाम यासीन है। अब जब फैमिली आ गई, गाड़ी आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, चेहरा सामने आ गया, तो फिर पुलिस जो सच है वो छुपा नहीं सकती थी। फैमिली आगे धरने पे बैठकर मीडिया वहाँ पहुँच गई, पूरी कहानी आ गई। तो कहानी आई कि दिल्ली पुलिस ने फेक आइडेंटिटी, गलत पहचान की वजह से 2 मासूम, 2 बेगुनाहों को सरेआम कनॉट प्लेस में एनकाउंटर के नाम पे गोली मार दी, और तीसरा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब जब ये खबर आई तो दिल्ली पुलिस को मानना पड़ा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, और ये फेक आइडेंटिटी, और ये भी मानना पड़ा कि जो 2 लोग मरे हैं, जिसको उन्होंने समझा था जगजीत सिंह को यासीन, वो यासीन ही जगजीत सिंह था और उसका दोस्त प्रदीप गोयल था। जब पुलिस ने ये माना तो बड़ी अजीब हंगामा मचा। मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई कि आप इसकी जांच कीजिए। अब इधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी, उस वक्त निखिल कुमार पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, जो बाद में एनएसजी के भी बने डायरेक्टर, तो हंगामा हो गया। पुलिस की इस खूनी खेल को लेके लोगों का गुस्सा था, और इसी के बाद मामले की जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने जब अपनी जांच की तो अपनी जांच रिपोर्ट दी। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ने पहले से यह तय कर रखा था कि इन लोगों को जिंदा नहीं पकड़ना है, इन्हें मारना ही है, और इसीलिए पटपड़गंज से लेकर कनॉट प्लेस तक ऐसे कई मोड़ पर पुलिस को मौका मिला कि वो उन्हें दबोच सकते थे गन पॉइंट पे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कनॉट प्लेस में भी जब उन्हें पकड़ा जा सकता था जिंदा, तो पुलिस ने न सिर्फ गोली मारी, बल्कि पीछे एक 17 साल का बच्चा था जो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ रहा था, उसे भी नहीं बख्शा और उसे भी गोली मारी। नसीब अच्छी थी उसकी कि गोली गलत जगह पे लगी और वो बच गया। तो पुलिस ने यह तय कर रखा था कि इन सबको मारना है, और पुलिस की ये दलील कि ये फेक आइडेंटिटी गलती से पहचानने में वो हो गया था, उसको भी सीबीआई ने नहीं माना। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो मुखबिर की खबर है वो ये कि यासीन ने अपना शेप बढ़ा रखा है और दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, जबकि यासीन क्लीन शेप था उस वक्त। जब नज़दीक से देखा था एसीपी ने, तब भी उनको शिनाख्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मेडल, तरक्की और उन सब की लालच में इन्होंने 2 बेगुनाह बिजनेसमैन को गोली मार दी एनकाउंटर के नाम पर, और जो असली गुनहगार था वो था नहीं, इसलिए ये सारे पुलिस वाले दोषी हैं। सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद इस एनकाउंटर में शामिल टोटल 10 पुलिस वाले थे सतबीर सिंह राठी की टीम में। तो सतबीर सिंह राठी एसीपी और इनकी बाकी टीम के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से इन सब के खिलाफ 302 यानी कि मर्डर, किडनैपिंग, ये सारी, और अटेम्प्ट टू मर्डर, इन सब के मामले दर्ज किए गए और इन्हें जेल भेज दिया गया। ये कहानी का पहला पार्ट है। अब इधर ये एनकाउंटर हो गया, सीबीआई की रिपोर्ट आई, सब पकड़े गए, पुलिस वाले जेल में हैं। इस इंसिडेंट के ठीक चूंकि 31 मार्च था, 5वें दिन यही यासीन दरियागंज एक इलाका है पुरानी दिल्ली में, जिस कनॉट प्लेस में ये एनकाउंटर हुआ वहाँ से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ एक रेस्तरां है मोती महल, वहाँ अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर रात का खाना खा रहा था। पुलिस के मुखबिर को खबर मिली, पुलिस की टीम पहुँचती है, यासीन को वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। उस एनकाउंटर के चौथे दिन, जिस एनकाउंटर में यासीन के नाम पे 2 बेगुनाह बिजनेसमैन मारे गए थे, गिरफ्तार करने के बाद उसे लाती है,
उससे भी पूछताछ होती है तो वो अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि 31 मार्च को जब एनकाउंटर हुआ वो सच में पटपड़गंज में था, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन वो मारुति स्ट्रीम में नहीं था, वो मारुति 800 में था, बल्कि मारुति 1000, एक मारुति 1000 कार भी आती थी, तो वो उसमें बैठा हुआ था। बोला कि वो वहाँ से निकला था, लेकिन पटपड़गंज से निकलने के बाद वो कनॉट प्लेस की तरफ नहीं गया था। तो 2 गाड़ियाँ थीं, एक मारुति स्ट्रीम, एक मारुति 1000। यहाँ पे गलती हुई। फिर उसने बताया कि मैंने क्लीन शेप रखा हुआ था, मैंने कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाई, और उसके फिर बयान दर्ज हुए। लेकिन पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस को चकमा देकर यासीन फिर एक बार फरार हो गया। अब आप सोचिए, जिसके नाम पे इनकाउंटर हुआ, 2 बेगुनाह मारे गए, वो पकड़ में आता है इनकाउंटर के 4 दिन के बाद। इस बार उसे गोली नहीं मारी जाती, क्योंकि इस बार एक दूसरी टीम थी और दिल्ली पुलिस डरी हुई भी थी। एक इनकाउंटर पे 10 पुलिस वाले नप चुके थे, जेल में थे, तो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो दूसरी टीम ने खैर उसको किया, लेकिन वो फिर हिरासत से भाग गया। अब अजीब फजीहत, जिस शख्स के नाम पे 2 कत्ल हो गया, उसको ठीक से आप रख भी नहीं सके, वो भाग गया। अब दिल्ली पुलिस की ये था कि क्या करें, बदनामी ज़्यादा हो रही थी, तब उसके पीछे पड़ गई कि किसी तरह से उसको पकड़ा जाए। लेकिन यासीन का कोई अता पता नहीं मिल रहा है और वो भागा हुआ है। वक्त बीतता गया, 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद 95 का था, 2002 में दिल्ली पुलिस को फिर खबर मिलती है, और इस बार खबर मिलती है कि दिल्ली में एक तुगलकाबाद जगह है, वहाँ पे यासीन अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा है और गाड़ी में सवार है। फिर दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल टीम को ये खबर मिलती है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम उसका पीछा करती है। और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वो उस दिन जो डेट थी 11 जून 2004, बल्कि 2004, और ये 1997 का था जो मैं आपको बता रहा था। तो 7 साल के बाद 11 जून 2004 यासीन दिल्ली पुलिस की कस्टडी से निकला हुआ है, भागा हुआ है, और अचानक खबर मिलती है कि वो दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में आने वाला है। स्पेशल सेल की टीम की इस बार जो लीड कर रहे थे वो एक और बड़े कंट्रोवर्शियल एसीपी रहे स्पेशल सेल में, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सतबीर सिंह राठी भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, राजबीर सिंह, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। तो वो स्पेशल सेल में थे, एसीपी थे। राजबीर सिंह के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन बाद में राजबीर सिंह का एक प्रॉपर्टी डीलर ने कत्ल कर दिया था। वो कहानी भी आपको मैंने सुनाई थी। तो इस बार लीड कर रहे थे एसीपी राजबीर सिंह स्पेशल सेल के। खबर मिलती है, लोग तुगलकाबाद पहुँचते हैं, गाड़ी का पीछा होता है। गाड़ी के पीछे के दौरान यासीन की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। वो गाड़ी से उतरता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेशल सेल की टीम उसे घेर लेती है और फिर पुलिस का कहना था कि दोनों तरफ से गोली चलती है। इस गोलीबारी में 2 लोग मारे जाते हैं, मोहम्मद यासीन और उसका एक साथी बेनामी सिंह। 7 साल के बाद यासीन सचमुच इस बार मारा जाता है, लेकिन उसकी मौत का ऐलान करने से पहले इस बार दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम ठोक बजा कर पहले कंफर्म करती है कि ये वाकई यासीन है। हर तरह से जब उनको यकीन हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, तब वो इस बात को मीडिया से शेयर करते हैं कि वो गैंगस्टर जिसकी 1997 में 31 मार्च को भी इनकाउंटर में मारा गया था और 1 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी मौत का ऐलान किया था, असल में 7 साल के बाद अब 11 जून 2004 को वो मरा है। और इस तरीके से यासीन का खात्मा होता है। तो एक शख्स 2 इनकाउंटर में 2 बार मरा, एक बार दिल्ली पुलिस की झूठ के कागज़ों पे और दूसरी बार हकीकत में। इसके बाद उधर सीबीआई की चार्जशीट आई, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद अदालत में इसकी सुनवाई चलती रही। 13 जून 1997 को 13 जून 1997 बहुत ही स्पीड में काम किया था, क्योंकि 1 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद मई जून 2 महीने के अंदर अंदर सीबीआई ने इस मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। और इसमें 10 पुलिस वालों को सीबीआई ने माना था कि इन्होंने इनकाउंटर के नाम पे कत्ल किया है। 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 302, 307,
120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके तहत एसीपी सतबीर सिंह राठी और 10 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे की ट्रायल शुरू किया। 11 नवंबर 1998 को मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई। 16 अक्टूबर 2007 16 अक्टूबर 2007 को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसला ये था कि एसीपी सतबीर सिंह राठी समेत 10 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। उम्र कैद की 2007 में। इस सज़ा के खिलाफ ये सारे 10 पुलिस वाले हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन सितंबर 18, 2009 मतलब लोअर कोर्ट के फैसले के 2 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला वही रखा जो लोअर कोर्ट का था कि इन 10 पुलिस वालों के साथ रहम नहीं किया जा सकता, इनकी उम्र कैद में ही कटनी चाहिए। अब हाई कोर्ट के फैसले को इन पुलिस वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बल्कि 2 साल का वक्त लिया। 2 मई 2011 2 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वही फैसला सही है। इन 10 पुलिस वालों के साथ कोई रहम नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने एनकाउंटर के नाम पर 2 बेगुनाहों की जान ली है। इन सभी ने पुलिस वालों ने अपनी उम्र कैद की सज़ा पूरी की और चूँकि उस वक्त तक लगभग 14 साल वाली बात थी, तो इनमें से जितने भी हैं वो सब अपनी सज़ा पूरी कर अब आज़ाद हैं और इनकी सज़ा ख़त्म हो गई। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये एनकाउंटर दिल्ली पुलिस के इतिहास में हमेशा एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। और उससे पहले एक और इंसिडेंट ये हुआ था कि एक बंगाल से कोई ट्रेन आ रही थी दिल्ली, उसमें कुछ डकैत थे और दिल्ली पुलिस के ही कुछ 1-2 इंस्पेक्टर भी थे। तो वहाँ पे मुसाफिरों के साथ कुछ लूटपाट हो रही थी। इत्तेफाक से वो पुलिस वाला ड्यूटी पे था, उसने डकैतों का सामना किया, उसने 2 डकैतों को मारा भी जो ट्रेन में रॉबरी कर रहे थे। लेकिन उस गोलीबारी में वो दिल्ली पुलिस का जवान भी शहीद हो गया था। तो वो एक इंस्पेक्टर, नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, तो उसको लेके उस वक्त दिल्ली में बड़ी वो थी कि देखो कितना जाबाज पुलिस अफसर, बड़ी तारीफ सब कुछ हुई। लेकिन बाद में इस कनॉट प्लेस के एनकाउंटर ने दिल्ली पुलिस के दामन को दागदार कर दिया था। इस एनकाउंटर ने न सिर्फ 10 पुलिस वालों को जेल भेजा, बल्कि एक बेहद साफ़ सुथरी इमेज के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार, उनके दामन पर भी दाग लगा और दबाव में उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पोस्ट से हटाया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था ITBP में, इंडो तिब्बत पुलिस जो फोर्स है, तो वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया गया। तो एक पुलिस कमिश्नर को भी हटाया गया, 10 पुलिस वाले जेल गए, 10 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा हुई। इस एनकाउंटर ने उस वक्त बेहद दागदार कर दिया था दिल्ली पुलिस की वर्दी को। तो ये थी कहानी उस एनकाउंटर की जिसमें एक क्रिमिनल 2 बार मरा था। अब आज का सिलसिला शुरू करते हैं। माया बर्मन चक्रवर्ती ये बोंगई गांव असम से हैं और इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माया बर्मन जी, आप हमेशा अच्छी रहें। और इनकी सिस्टर हैं रश्मि बुहरो, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा S गुरदास सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है। गुरदास सिंह जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और हरमन कुल्लर ने भेजा है, ये इनके पापा हैं। संध्या सिहाग हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संध्या जी। और प्रदीप कुमार ने भेजा, इनकी पत्नी है। दिव्यांशु DC हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिव्यांशु। इसके अलावा राजेश चौरसिया जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजेश चौरसिया। हैप्पी बर्थडे प्रिंस राणा, इनका भी आज जन्मदिन है, सूरज राणा ने भेजा है। कोमल प्रसाद दिल्लीवार हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल। कमलुद्दीन हैं दुबई से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कमलुद्दीन साहब। इसके अलावा शुभम कुमार झा हैं बेंगलोर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम आपको भी। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, वो मैं पढ़ लूँ। इंदर सिंह बिस जी हैं, अनुपम गुप्ता हैं, नईम आज़मी है। नईम आज़मी ने बहुत सारे मेल लिखे थे मुझे इसी अदनान और कहानी के लिए जो आज आपको सुनाई मैंने, तो उम्मीद है नईम की अब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। मिताली रॉय हैं असम से। रजनी शर्मा जी हैं, ये रामागुंदम तेलंगाना से हैं। सलमान मलिक हैं। दिनेश सुरेला हैं गुजरात से। गणेश प्रसाद बेंगलोर से। सोहिल चौहान, सत्येंद्र शाह पुणे से। संदीप सरकार, ये संदीप सरकार के बारे में बाद में बात करता हूँ। रज़ा ओजिल
गौरव शर्मा कनाडा से हैं, कहते हैं आपके पास इतना कैसे टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, आप वो सॉरी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए। निकल जाता है गौरव भाई, कुछ देखने की तमन्ना हो तो आप वक्त निकाल ही लेते हैं। प्रशांत बरोट हैं, ये सैयद मोदी मर्डर केस की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रशांत भाई मैं सुना चुका हूँ। इसके अलावा देबार्चना चकलदर हैं, शायद मैंने सही नाम लिया हो, और वेस्ट बंगाल से हैं ये। अविनाश सुल्तार हैं, और इसके अलावा मोहम्मद जाकिर हैं, और इनकी वाइफ शगुफ्ता जाकिर हैं साउथ अफ्रीका से। सतपाल कठीठ हैं, बल्कि कथैट, सतपाल कथैट हैं। विनय कुमार हैं, गणेश बालासुब्रमण्यम जी हैं न्यूयॉर्क से। ज्योति शर्मा हैं, रजनी मल्होत्रा हैं, नरेंद्र सिंह हैं मेलबॉर्न से, थैंक यू नरेंद्र साहब। विकी मेहता हैं, प्रमोद सुथार हैं, भावना धाबी हैं। इन्होंने एक भावना दाबी ने लिखा है, इनके पिता नहीं हैं, ये घर का पूरा खर्च चलाती हैं, काम करती हैं, इनकी शायद शादी होने वाली, इनकी मम्मी परेशान हैं। कोई नहीं भावना, हम लोग सब भी आपके साथ हैं, हम लोग दुआ करेंगे कि आपकी सब कुछ अच्छे से हो, शादी के बाद भी आपकी मम्मी भी अच्छे से रहें, आप भी अच्छे रहें। इसके अलावा त्रिशूल राव हैं, अमृता सिंह हैं हैदराबाद से, अशोक खरपू हैं, पुरावी मेहता हैं, विनायक शर्मा हैं, प्रीति नरूले हैं, शशि उपाध्याय हैं, और यशवंत राठौर हैं। बहुत सारे आप लोगों ने मेल भेजे आज, दिल से आप लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया बर्थडे विशेष के लिए। हाँ मैं भूल गया, ऊपर सारे लोगों का आज बर्थडे है, उसमें मैं अपना नाम भी जोड़ता हूँ। आज गलती से मेरा भी आज जन्मदिन बर्थडे है। तो आप लोगों के इस प्यार के लिए, आपके इस संदेश के लिए, आपके इस मैसेज पैगाम के लिए जितना भी शुक्रिया कहूँ शायद वो कम शब्द होगा, लेकिन आपकी यही प्यार है जो मेरी ताकत है और जो मुझे हौसला देती है कहानी सुनाने की, बाकी चीज़ें करने की। तो बहुत सारे मेल थे, मैं बेईमानी होगी अगर मैं कहूँ कि इतने सारे लोगों का नाम मैं पढ़ पाऊँ, लेकिन जितनी कोशिश की थी इसके ज़रिए, तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया दिल से बर्थडे विशेस के लिए। हालांकि ये पहला, पिछले शायद 17-18 साल में पहला ऐसा बर्थडे था मेरा जिसमें मेरी वाइफ और बेटी दोनों मेरे साथ नहीं थी, दोनों चूँकि बाहर हैं, और इसलिए बड़ा अजीब भी लगा, कभी आदत रही नहीं। 31 दिसंबर को भी ऐसा कभी नहीं हुआ, 3 जनवरी को भी नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि आपको कुछ, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करना होता है, पढ़ाई लिखाई है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपको समझौता करना पड़ता है। तो बेटी की पढ़ाई की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी उन लोगों से वीडियो कॉल के ज़रिए बात हो जाती है, तो फिर दूरी जो है थोड़ी कम लगती है। लेकिन हाँ, वो दो नहीं थे, लेकिन आपका इतना बड़ा परिवार, आप लोगों के इतने सारे प्यार मिले, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोग हमेशा अच्छे रहें आप लोग हमेशा, ये मेरी दुआ है। तो आज इतना ही, और शायद यही दुआ और आपका प्यार है कि मुझे आज यहाँ तक खींच के ले आई, वरना मैंने जैसे कहा कि पिछले इतने सालों में 3 जनवरी को जब वो दोनों माँ बेटी होती हैं, तो मैं उस दिन वो लड़ाई झगड़ा करके चाहे कुछ कर लें, मुझे दफ्तर नहीं आने देती, तो उन्हीं के साथ होता हूँ, वो जो कहती हैं वही करता हूँ, जहाँ ले जाती हैं वहीं चला जाता हूँ। तो इस बार दोनों थे ही नहीं, तो इसलिए करता भी क्या अकेला। तो मैंने कहा आज दफ्तर चलते हैं, काम करते हैं, कुछ नई चीज़ें सोचते हैं, और ये वजह है कि आज मैं आपके सामने हूँ, कहानी भी सुना रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।